ओके, सो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैं जयदेव शारखल से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने तुम लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर्स नहीं दिया है। मैंने तुम लोगों के मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं तुम लोगों को आंसर बताऊँ, क्योंकि जस्ट तुमको करेक्ट सॉल्यूशंस नहीं जानना है, वो आंसर करेक्ट क्यों है ये रीज़न भी तुमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसे ये पढ़ने से पहले तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स क्या क्या थे, जहाँ पे प्राइवेट लोगों के हाथों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता था, सरकार कुछ ज़्यादा मार्केट में इंटरफेयर नहीं करता था, प्राइसेस अपने आप मार्केट में खुद ब खुद डिसाइड होते थे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। यही था पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो प्राइवेट ओनरशिप तो कैरेक्टरिस्टिक है, एंटरप्राइजेस में फ्रीडम होना ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, कंज्यूमर्स के सॉवरेनिटी मतलब कि कंज्यूमर्स जो चीज़ों का डिमांड करेंगे उनको वो चीज़ मिलेगा, क्योंकि फर्म्स जो है प्रॉफिट के चक्कर में वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। नंबर डी जो है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जो देखो गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी गवर्नमेंट तो हो ही सकता है ना, पूरी तरीके से हम खुला छूट तो नहीं देंगे, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए गवर्नमेंट तो चाहिए होगा। लेकिन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो कहीं ना कहीं सब कुछ अपने हाथों में मैनेज करके चल रहा है। तो ये डी जो है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है। दूसरा, which of the economists have termed market system as invisible hand। so invisible hand तुम लोग जानते ही हो, एडम स्मिथ का नाम आ जाता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको बोलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ये भी तुम लोगों को मालूम है। इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कैपिटलिस्ट बोल दिया गया है, तो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट सिस्टम, मार्केट में अपने आप करेक्ट किए जाते हैं, तो मार्केट सिस्टम के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या चीज़ देखने को मिलता है, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी बोला यूएसए, कनाडा, ये सब इमेजिन करो। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन कौन सा फीचर देखने को मिलता है ना। तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो प्लीज़ समझो, डेवलप्ड इकोनॉमी में हाई पर कैपिटा इनकम इकलौता फीचर इन ऑप्शंस में जो देखने को मिलता है। डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल की कमी नहीं होती है, जो पहला पॉइंट बोल रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ भी उतना ह्यूमंगस नहीं होता है, जो सी वाला पॉइंट बोल रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, ना कि लो, जो कि डी वाला पॉइंट बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बी वाला पॉइंट ही इकलौता वो पॉइंट है जो डेवलप्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई पर कैपिटा इनकम। फिर 6 नंबर है, इन अ सोशलिस्ट सिस्टम डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शंस आर टेकन। सोशलिस्ट बोल दिया गया है, तुम जानते हो सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर सरकार के पास सारा का सारा कंट्रोल होता है। तो सोशलिस्ट सिस्टम में डिफरेंट जो डिसीजंस हैं वो प्रोडक्शन के कौन लेता है, ये तुम लोग खुद ही जानते हो, ये सारा का सारा प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। प्लानिंग अथॉरिटी यहाँ पे बेटर ऑप्शन होगा देन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस। एक्चुअली देखो, इन अ सोशलिस्ट सिस्टम डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, हाँ, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी होना, ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में फीचर देखने को मिलता है। मेरे को नहीं पता है कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आई थिंक इसका मतलब है डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्रेजेंस ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सभी पॉइंट्स को पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल की कमी होती है, प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस होता है, एक विशियस सर्कल, एक पॉवर्टी का एक भयानक जंजाल होता है जिसमें लोग फंसे होते हैं। डी वाला जो पॉइंट है कि पॉपुलेशन घट रहा होता है, ये एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो बढ़ रहा होता है, ना कि घट रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे डी वाले पॉइंट को बोल सकते हैं कि ये वो फीचर है जो कि अंडर डेवलप्ड में नहीं देखने को मिलता है। 8वां, फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ टू सॉल्व 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, दिस हैज़ बीन स्टेटेड बाई। तो मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर याद नहीं है, तुम लोग 8 नंबर तुम लोग खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर मैं जब इसको एडिट कर रही हूँ तो मैं एडिटिंग के दौरान ही यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दूँगी, मुझे अभी ऑफ द थॉट याद नहीं है, ठीक है। नंबर 9,
प्रोडक्शन विथ एफिशिएंसी विल बी पॉसिबल। तो एफिशिएंसी के साथ तो प्रोडक्शन तभी होगा जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे मौजूद है ना, मैंने बताया है ये पीपीसी के ऊपर मौजूद है। पॉइंट ए जो बोल रहा है ऑप्शन ए, ऑन एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी दैट मीन्स प्रोडक्शन विथ एफिशिएंसी विल बी पॉसिबल। 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस फ्रॉम। इकोनॉमी में जो 3 बेसिक समस्याएं होती हैं वो किन के वजह से होता है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो बेसिक प्रॉब्लम्स जो थे, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि बड़े प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एडम स्मिथ ने मार्केट सिस्टम को इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ मार्केट सिस्टम के ओरिजिनल प्रोपोनेंट, अगेन मुझे एडम स्मिथ ही लग रहा है बट आई डोंट नो एग्जैक्टली इसमें होंगे क्या। तो 12 नंबर भी मैं डाउटफुल रख रही हूँ, एडिटिंग के दौरान आई विल पुट इट, मुझे जो आंसर मिलेगा मुझे एडम स्मिथ लग रहा है, क्योंकि मार्केट सिस्टम फ्री हैंड, जितना भी मैंने इकोनॉमिक्स अभी तक पढ़ा है, हम लोगों का एक अलग से टॉपिक हुआ करता था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसमें मुझे जितना याद आ रहा है, मैं जितना रिकॉल कर पा रही हूँ, उसमें एडम स्मिथ का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है, जिन्होंने फ्री मार्केट का बात किया। हालांकि आई डोंट नो, नहीं एक सेकेंड, ए बी सी सभी ऑप्शंस में एडम स्मिथ ही होने चाहिए, क्योंकि एडम स्मिथ इन सब से पहले आते हैं। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो का नाम लिया जाता है, फिर मार्शल का, फिर मार्क्स का। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ही होगा, सी कन्फर्म्ड है, सी वाला मार्क करो। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन थ्रू। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 14 अकॉर्डिंग टू मार्क्स व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स इट पासेस थ्रू। ये मैंने अभी तक मार्क्स, बिकॉज मैंने मार्क्सियन इकोनॉमिक्स लिया है अपने आगे के स्टडी के लिए मास्टर्स में, लेकिन मैं अभी मार्क्स मतलब अभी 2 ही लेक्चर बीता है हम लोगों का, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये 14 नंबर मैं तुम लोगों को एडिटिंग के दौरान बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलपमेंट के रास्ते पे चलता है तो वो कितने स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है, ये वाला मैं बता दूँगी। 15 नंबर इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी मार्क्सियन थ्योरी इज़ नोन एज। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे पूरा मतलब मेरा तो 2 ही लेक्चर बीता है मार्क्स के साथ, जो मैंने यूनिवर्सिटी में अटेंड किया है, एंड आई एम ब्लोन अवे विथ हिज थॉट्स, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना बस समझो कि मार्क्सियन थ्योरी में सोसाइटी कैसे इवॉल्व होता है, इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको नाम दिया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन 11-12 पे लेवल पे आकर हम लोग इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट समझो कि डेवलपमेंट कैसे होता है सोसाइटी का, ये मार्क्सियन थ्योरी में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहकर बोला गया है। एक एग्जांपल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ऐसा होता है जिसके ऊपर किसी का भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे लोकल गवर्नमेंट ने, तुम्हारे आसपास के जो लोकल लीडर्स होते हैं, उन्होंने एक पार्क बनवा दिया। ये पार्क के ऊपर किसी का तो हक नहीं है भाई, उस गवर्नमेंट के, उस सरकार के छोड़ करके कोई तुम्हारा दोस्त आके नहीं बोल सकता है कि भाई ये मेरा पार्क है, यहाँ पे किसी और को अलाउड नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे चीज़ें जो सब कोई कॉमनली ओन करता है, यानी सबके पास उसका अधिकार है उसको यूज़ करने का, उसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का एग्जाम्पल है? गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग, बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग में सब कोई तो नहीं जा सकता है। फैक्ट्री ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फैक्ट्री में भी सबको अलाउड तो होगा नहीं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलने का मतलब ये है कि ये फॉरेस्ट का वो हिस्सा है जहाँ से पब्लिक जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, पब्लिक उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। जो भी फॉरेस्ट में फ्रूट्स, मेडिसिन, वुड मिल रहा है, पब्लिक वहाँ पे जाके उसको तोड़ फान एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। लेकिन डी वाला जो है कॉमन ग्रेजिंग लैंड, नाम में ही कॉमन है, एक खुला मैदान है, तो उसमें जिसको अपना बैल बकरी भेड़ चढ़ाना है चढ़ाओ सब, उसमें कोई यहाँ पे रोक नहीं है, किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है वहाँ पे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलपिंग और एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग, मैंने बताया था डेवलपिंग इकोनॉमी जो अभी तक डेवलपमेंट किया नहीं है, डेवलपमेंट के फेज़ में है, उसी को हम लोग डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो क्या देखने को मिलता है? लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेविंग। सो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है?
है ना, वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो डेवलपिंग इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नंबर सी, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस। क्योंकि देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का घटना ये डेवलपिंग इकोनॉमी का निशानी है, सॉरी ये डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का बेहतर होना ये भी डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है। ग्रोथ सेविंग्स का जो दर है, जो सेविंग्स का रेट है वो बढ़ना, ये भी डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है। तो डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का निशानी है। इंडियन इकोनॉमी में भी डिस्क्राइब्ड एज, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं या फिर डेवलपिंग बोल सकते हैं। दीदी वैसे तो आपने बोला अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग ऑप्शंस में दिया। सो इट्स बेटर टू कॉल डेवलपिंग। डेवलपिंग क्यों ऐसा बोलना ज़रूरी है दीदी? क्योंकि हमारे देश में ऑफ कोर्स दीदी आसपास देखने से, मीडिया में सुनने से तो लगता है कि हम लोग का देश डूब रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम अगर अफ्रीका के कुछ कंट्रीज से कंपेयर करो तो हम उनको अंडर डेवलप्ड, एकदम स्ट्रेट अवे हम उनको अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, डेवलपिंग भी नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं है। हर 2-3 साल में जो है सरकार चेंज होता रहता है, जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो अपने पोजीशन से ड्रॉप करवा दिया जाता है, तो बहुत इनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग अंडर डेवलप्ड ही बोल देते हैं। उनके कंपैरिजन में इंडिया डेवलपिंग साउंड करता है। तो दोनों अगर ऑप्शंस देखें तो डेवलपिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन। इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाई मार्केट इकोनॉमी में प्राइस इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, ये मैंने समझा दिया है। इन द मार्केट सिस्टम द प्रोड्यूस्ड गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, मार्केट सिस्टम में प्रोड्यूस्ड गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? बाई मार्केट सिस्टम यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम। यहाँ पे सरकार कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है कि सामान किसको मिलना चाहिए और कैसे नहीं मिलना चाहिए, ये पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से ही होता है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई प्लानिंग अथॉरिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक सिस्टम इज मिनिमम। तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है कैपिटलिस्ट में। विथ विच इज़ द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एसोसिएटेड। व्हाट इज़ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? वही कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर सबका हक है, कोई किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं। देन व्हाट इज़ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? तुम सोचो अगर एक ऐसा, वही एग्जांपल को लेते हैं, एक ऐसा खुला मैदान है जहाँ पे जो मर्जी वो आकर उस अपने बैल बकरी गाय को चरा सकता है। इससे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जितना भी घास मौजूद है उस एरिया में वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा ना। जब तुम किसी को भी हक ही नहीं देते हो कि उसका कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सब के सब लोग उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि वो सामान बचता ही नहीं है। इमेजिन करो एक पोखरा है, एक पॉन्ड है और पॉन्ड में मछलियाँ हैं, लेकिन उस पॉन्ड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जो मर्जी आए वो जब चाहे तब जितना क्वांटिटी में उतनी मछलियों को वो पकड़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि पॉन्ड में मछलियाँ बचेंगी ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं कि यार ये एक ट्रेजेडी है कि हमने पब्लिक के लिए कुछ सामान बनाया, उसके ऊपर किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं रखा, लेकिन वो इतना एक्सप्लॉइट करेंगे उस सामान का कि कुछ मतलब इट वुड बी अ ट्रेजेडी, इट वुड बिकम अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड है। हाउ मेनी सोशल गोल्स डज एन इकोनॉमी हैव? तो इकोनॉमी के 6 सोशल गोल्स हैं जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। इन विच इकोनॉमी इज़ द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर अडॉप्टेड? कौन से इकोनॉमी में लेसेस फेयर का पॉलिसी अडॉप्ट किया गया? तो लेसेस फेयर मैंने समझाया है बार बार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थ्योरी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज आई गेस इट इज़ सोशलिज्म होना चाहिए यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया अभी तक मैंने मार्क्स का थ्योरी पढ़ा नहीं है डिटेल में, इट्स देयर इन माई दिस सेमेस्टर, बट मैंने पढ़ा नहीं है डिटेल में। तो आई थिंक इट वुड बी सोशलिज्म, बट अगेन एडिटिंग के टाइम पे आई विल ऐड इन कि जो भी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कैपिटलिस्ट का ही फीचर है। प्रेजेंस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या होता है जानते हो ना? बता देते हैं। देखो जब तुम सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ देते हो तो एक फ्लक्चुएशन आना तय है।
उतार चढ़ाव मार्केट में आएगा ही, क्योंकि देखो अगर सरकार का एक्टिव कंट्रोल हो, सरकार सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, सरकार सब कुछ मैनेज कर रहा हो, देन डेफिनेटली उतार चढ़ाव के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार कुछ कर सकता है। लेकिन जब सब कुछ मार्केट बेसिस पे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर कर रहा है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आना तय है। मतलब तुम ऐसे समझो कि भाई अगर सब कुछ खुला छूट दे दिया है तो इधर उधर तो भटकेंगे ही। उसी तरीके से बोल रहा है इनमें से कौन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कैपिटलिस्ट का फीचर है, बिजनेस साइकिल होता ही है, उतार चढ़ाव। सोशल वेलफेयर, प्राइस मैकेनिज्म भी कैपिटलिस्ट का सिस्टम है। सोशल वेलफेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के साथ काम नहीं करता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। सोशल वेलफेयर ही संभालना है तो दैट इज़ तुमको सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए नंबर सी। एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया, तो ये तो हम लोग को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर्स दिख जाते हैं। टोटल प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, परफेक्ट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिफेंस सिस्टम फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाए। ये चीज़ तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है भाई। डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर देना, यानी सरकार ना संभाल के लोगों के हाथों में संभाल देना, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं होता है। क्या इंडिया में डिफेंस अंबानी जैसे लोगों को संभालने के लिए दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरेन पॉलिसी यानी कि देश के बाहर हमको किन देशों के साथ अगर वॉर आया तो कैसे हम लड़ेंगे, क्या हमको किन देशों के साथ हमको ट्रेड करना है नहीं करना है, ये डिसीजन, इंडिया का एग्जांपल लो, ये डिसीजन कौन बनाता है? इंडियन सरकार ही तो बनाता है। तो ये थोड़ी ना मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो यही तो है मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर। बाकायदा यही तो है जो मिक्स्ड इकोनॉमी को डिफाइन करता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और डी नंबर है कि परफेक्ट इक्वालिटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। बिल्कुल नहीं, सरकार पूरी तरीके से सबके बीच में इक्वल पैसा नहीं बांट देती है। मिक्स्ड इकोनॉमी है फिर भी ऐसा हम नहीं कर सकते। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर यहाँ पे है नंबर सी। इन मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, तो मार्केट इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है? मार्केट इकोनॉमी में मार्केट बोल दिया, कैपिटलिस्ट बोल दिया, प्राइस डिमांड सप्लाई के इंटरैक्शन से। डुअल इकोनॉमी, नाम में ही है, डुअल माने दो, यानी जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक साथ काम करता है। प्लीज़, डुअल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नहीं है। एक ही देश डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही देश में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डुअल इकोनॉमी इम्प्लाइज को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने समझाया है, ग्रोथ का मतलब जब हम लोगों का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। यहाँ पे GNNP, ग्रॉस नॉमिनल नेशनल प्रोडक्ट, नेट नॉमिनल। ओके, मैं यहाँ पे तुम लोगों को जस्ट याद रखने के लिए बोलूँगी। हम ऐसा समझो हम लोग ग्रोथ को ग्रॉस के फिगर से देख रहे हैं, फिर भी मैं एक बार इसको वेरीफाई करूँगी सो दैट मैं कुछ गलत ना बोलूँ। जितना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और जितना मैंने समझा है। सी, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर वार्निंग देती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं एक टीचर हूँ इट डजंट मीन दैट आई कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, ठीक है, एंड आई एम हियर टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, मैंने भी कुछ MCQ गलत बोल दिया होगा। लेकिन जितना मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स समझा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रॉस होना है वहाँ पे। तुम लोगों के लिए एक सिंपल ट्रिक बोल रही हूँ, ग्रॉस होना चाहिए। और रियल का मतलब क्या होता है? हम लोग महंगाई को शामिल करके उसके असर को देखते हुए हम लोग बातचीत करते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, ये तुमको 12 में ही समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि 12 में अलग से चैप्टर है नेशनल इनकम। अभी के लिए मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस रियल नेशनल प्रोडक्ट। If the real national income of a country increases by 5% and the population increases by 2%, then the per capita real national income would increase by. So तुम लोगों को याद हो कि पर कैपिटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल। तो टोटल नेशनल इनकम
कितना से बढ़ा है 5% से, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितना से बढ़ा है 2% से, तो कितना आ गया 2.5। ये 2.5 है पर कैपिटल रियल नेशनल इनकम का ग्रोथ। ठीक है, मतलब तुम लोग अगर फॉर्मूला याद करो, पर कैपिटल नेशनल इनकम जो था, या पर कैपिटा इनकम, ये तो मैंने पढ़ाया ही है आई थिंक, यस मैंने पढ़ाया है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन था। अब मानो हर जगह पे तुम ग्रोथ ले रहे हो, तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ वुड बी इक्वल टू नेशनल इनकम का ग्रोथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का ग्रोथ। तो 5/2 वुड गिव यू 2.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड। सो अंडर डेवलप्ड का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? तो पर कैपिटा इनकम का लो होना, ये तो अंडर डेवलप्ड का फीचर है। डोमिनेंस होना प्राइमरी सेक्टर का, ये भी अंडर डेवलप्ड का फीचर है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो बिल्कुल भी फीचर नहीं है अंडर डेवलप्ड का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड। तो डेवलप्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी का पहला ही पॉइंट है हाई पर कैपिटा इनकम। इन डेवलप्ड कंट्रीज मेजर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। डेवलप्ड कंट्री में नेशनल इनकम का मेजर हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है ना। मैंने तुम लोगों को बताया है, इकोनॉमी में देश के अंदर 3 मेजर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर बोले तो खेती बाड़ी का, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज़ का, और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर का। हम लोग पढ़ेंगे 12 में भी ये चीज़ आएगा कि जैसे जैसे एक इकनॉमी आगे के तरफ ग्रो करता है, वैसे वैसे उसके सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है। डुअल इकोनॉमी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, तुम लोग देख सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के समय जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट, ध्यान रखो डेवलपमेंट नाम यूज़ किया गया है, ग्रोथ नहीं। अगर सिर्फ ग्रोथ बोलता तो तुम लोग यहाँ बोल सकते थे कि पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना, पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, ये तो ग्रोथ, ये तो डेवलपमेंट नहीं करवाएगा। पोल्यूशन इन्वायरमेंट का होना, ये भी थोड़ी ना डेवलपमेंट का साइन है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला है ना कि ग्रोथ सिर्फ, इसलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट नहीं समझ सकते, हम ऑप्शन डी को करेक्ट समझेंगे, जहाँ पे रियल, यानी जब भी रियल बोलते हैं मतलब कि महंगाई के असर को हम शामिल कर लेते हैं। जैसे मैं सिंपल बता रही हूँ कि तुम लोग पहले, आज से 5 साल पहले 20,000 कमाते थे और अब भी तुम लोग 20,000 कमा रहे हो, लेकिन तुम लोग जानोगे दीदी हम लोग एक्चुअल में गरीब हो चुके हैं। अगर सिर्फ पैसे को देखोगे तो कमाई तो सेम है, गरीब इसलिए क्योंकि दीदी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बट हमारा कमाई वहीं अटका है। तो महंगाई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को देखना पड़ता है जब हम लोग इनकम की बात करते हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होना चाहिए और साथ ही साथ इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आना चाहिए। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं? ज़्यादातर लोग खेती कर रहे होते हैं। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है हाई रेट से, पॉपुलेशन से ज़्यादा, मतलब नेशनल इनकम पॉपुलेशन के बढ़ने से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ना भाई। नेशनल इनकम देश में 5% से बढ़ा है, जबकि तुम्हारा पॉपुलेशन 2% से बढ़ा है, तो पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में बेहतर होगा, बढ़ेगा। सो इंक्रीजेस। When it is possible to increase production without increase in factors, land, labor, capital, it is said that dash production। मान लो तुम्हारा देश का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं है, लेबर, कैपिटल ये सब वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे देश में टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है ना। टेक्नोलॉजी हो सकता है बेहतर हो गया हो कि सेम लेबर और कैपिटल के साथ भी तुम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिक्रीजेस, प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री डिक्रीजेस, सर्विसेज डिक्रीजेस और डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इंक्रीजेस। ध्यान देना, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि जब तुम डेवलप होते हो तो खेतों से कमाई आना कम हो जाता है। हम लोग बस इतना बोल रहे हैं कि जो परसेंटेज पहले खेतों से आता था वो थोड़ा परसेंटेज वाइज कम हो जाता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया का मान लो समझाने के लिए 100 रुपये अगर हम लोग कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से 50 रुपये खेतों से आ रहा है। लेकिन आज हम लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं और 1000 में से मान लो 1000 में से 200 खेतों से आ रहा है। तो तुम क्या बोलोगे कि दीदी पहले 100 में 50 यानी लगभग 50% खेतों से आता था,
आज 1000 में 200 यानी 20% खेतों से आता है। क्या इसका मतलब ये है कि आज खेत कम कमा के दे रहे हैं? नहीं दीदी, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज वाइज, प्रोपोर्शन वाइज कम है। तो जैसे जैसे एक इकनॉमी डेवलप करता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है इन परसेंटेज। इसके बारे में 12th में और पढ़ना है। डैश इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। सो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, प्लीज़ चाइना को मत मार्क कर लेना। जापान डेवलप्ड कंट्री है, चाइना को भी हम लोग डेवलपिंग, ऑफ कोर्स इंडिया के कंपैरिजन में चाइना तो 10 गुना आगे है, लेकिन इन सभी लिस्ट में जापान इज़ द डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जापान जो है वो आई थिंक 5th-6th रैंक पे भी आता है इन केस ऑफ डेवलपमेंट के नाप पे। वन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ को नापना है तो आप नेट रियल नेशनल प्रोडक्ट, इन सभी में देखो यहाँ पे नेट रियल दिया हुआ है, तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन। वहाँ पे ग्रॉस, वहाँ पे नेट। सो मैं वो वाला जो पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में 4 ऑप्शन दिया था, वो भी आई होप मैंने एडिटिंग के दौरान करेक्ट कर दिया हो। यहाँ पे जितने भी हैं, इससे साफ पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम तभी मानेंगे जब नेट रियल नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन, अंडर डेवलप्ड में ज़्यादातर लोग खेती कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ हायर दैन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, फिर वही सेम क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, तुम लोग जानते हो कौन सा क्वेश्चन है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ A/N डैश ड्यूरिंग which per capita real national income increases over a long period of time. So economic development किसको बोलते हैं? Economic development is a process. Development एक process है, ठीक है। Economic development is a process जहाँ पे per capita real national income increase होता है लंबे समय के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो इनमें से कौन सा पॉइंट को पढ़ के तुमको लगेगा ना इससे थोड़ी ना किसी देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा? तो इंक्रीज इन एवरेज लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ, कि लोग ज़्यादा जीने लगे हैं। तो यस, लोग अगर ज़्यादा जिएंगे तो हम लोग इसको एज एन इंडिकेटर देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने का। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, लोग कम मर रहे हैं, बच्चे कम मर रहे हैं, तो ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने का एक इंडिकेटर है। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, लोग ज़्यादा पढ़े लिख रहे हैं, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, तो ये भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने का इंडिकेटर है। लेकिन डिक्रीज इन पर कैपिटा फूड इनटेक, लोग पर कैपिटा कम खाना खा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने का कोई इंडिकेटर नहीं है। 48. Which of the following statement is true? Economic growth and economic development are the same thing. तो economic growth और economic development same thing है? बिल्कुल भी नहीं। There is no relation between economic growth and economic development. बिल्कुल भी नहीं। economic growth और economic development में relation है, मैंने definition समझाते वक्त भी तुम लोगों को बताया है कि क्या relation है। If economic growth occurs, it implies economic development will also occur. वही economic growth हुआ तो development भी होगा ही होगा, ये भी कोई सच्चाई वाला बात नहीं है। If economic development occurs, it implies economic growth also. D वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। याद करो, मैंने बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर शब्द है जिसमें ग्रोथ तो शामिल है ही। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ हो ही रहा है, यह तो बात ही है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं नहीं बताऊँगी, ये भी सेम क्वेश्चन है, 50 वाला भी। 51, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस और क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है। चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सेंस ऑफ वैल्यूज़। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखते हुए, क्योंकि देखो तुम लोगों के दिमाग अगर चल रहा है तो तुम लोग बोलोगे दीदी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस अगर देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, मतलब एजुकेशन बेहतर हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट का निशानी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों में वैल्यूज़ के सेंस डेवलप हो रहा है। तो दीदी A-C-D तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट देखो A वाला पॉइंट में C और D तो समा ही गया ना, कि देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, सेंस ऑफ वैल्यूज़,
इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान रही हूँ, ठीक है। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्स कौन से नहीं है? पॉवर्टी, गरीबी ग्रोथ का सोर्स नहीं है ना। अच्छा, अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स। द प्राइस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड। मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड। हैंड बता दे रहा है तो अब इतना क्या सोचना पड़ेगा, इनविजिबल ही होगा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट इन अ मिक्सड इकोनॉमी। इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाई प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म capitalist economy. Dash has described the development of economy through his dialectic materialism. Historical materialism, dialectic materialism दोनों कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अस्टॉनिशिंग फिगर है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ना इनके बारे में। डैश सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम या मार्केट सिस्टम। अ रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, नहीं सॉरी, अ रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व बोला गया, यानी लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते अपने हिसाब से। इन फॉरेस्ट में जाके लोग दिन दहाड़े एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, रिजर्व्ड है ना। इसलिए ये एक एग्जांपल है प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स का। सरकार ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया है, मतलब सरकारी हाथों में ही है, हम नहीं जा सकते। तो रिजर्व फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फ्लो में मैं कॉमन प्रॉपर्टी बोल रही थी। इन द सोशलिस्ट इकनॉमी द प्लेस ऑफ द मार्केट इज़ टेकन बाई। सोशलिस्ट इकनॉमी में मार्केट प्लेस मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ द मार्केट इज़ टेकन बाई। ओके, 8 नंबर मेरे को एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ द प्लानिंग अथॉरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग अथॉरिटी यहाँ पे होना चाहिए। ऑल्दो एडिटिंग के टाइम पे मैं इसको कंफर्म कर दूँगी, और अगर नहीं भी एडिटिंग के टाइम पे नहीं की तो जो भी मैंने अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे वो मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, उसका मतलब उसका करेक्ट आंसर जो होगा मैं सीक्वेंस में लिख के अटैच कर दूँगी। 9, डैश प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड जॉइंटली बाई ऑल द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, तो कॉमन प्रॉपर्टी में सबका हक है। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर जो हैं वो कौन है? गवर्नमेंट हिमसेल्फ, गवर्नमेंट है। डैश इज़ अ इकोनॉमी, इन अ डैश इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिक्सड इकोनॉमी। 12 नंबर, इन अ डैश इकोनॉमी द डेवलप्ड सेक्टर एंड द अंडर डेवलप्ड सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाई साइड। सो डेवलप्ड वाला इलाका और अंडर डेवलप्ड वाला इलाका, ध्यान देना डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक साथ एक ही देश डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक डेवलप्ड सेक्टर यानी कि कुछ सोसाइटी के हिस्से जो बड़े डेवलप्ड हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं साइड बाई साइड। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है एक्चुअली, ये हर इकोनॉमी में ही देखने को मिल सकता है, बट मोस्टली मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट और सरकारी हाथों में दो अलग अलग मुद्दे हैं, जहाँ पे एक प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, एक सोशल वेलफेयर के पीछे, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर सॉवरेंटी इज़ प्रेजेंट। कंज्यूमर का खुला आज़ादी कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही होता है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अगर तुम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अकॉर्डिंग टू डैश प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 15 वाला मुझे एकदम भी नहीं पता है, तो ये मैं एडिटिंग के टाइम पे तुम लोग को बताऊंगी। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कैन बी फाउंड। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कैन बी फाउंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही जो MCQ में भी आया, जिसका मैंने बोला कि मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता दूंगी। डैश इज़ द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कैपिटल को हम लोग प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक बना बनाया सामान है, मशीन अपने आप में फुल रेडी है, लेकिन मशीन इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे होना चाहिए कैपिटल इज़ द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन एनी सोसाइटी रिसोर्सेज आर, किसी भी सोसाइटी में रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डैश थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सो प्रोडक्शन जो है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, बट एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता वो लोग यूटिलिटी वर्ड को यूज़ करते हैं या वैल्यू वर्ड को यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं तुम लोगों को एडिटिंग के टाइम पे तुम लोग लास्ट जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी। द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़, नेचुरल जो अपने आप है, अपने आप से है, दैट इज़ लैंड।
लैंड अपने आप में ही किसी ने बनाया नहीं है लैंड, नेचर ने अपने आप दिया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट, अगेन यहाँ पे भी सेम ही नियो क्लासिकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ सेम, तो आई थिंक इट शुड बी वैल्यू और यूटिलिटी, बट अगेन आई विल कन्फर्म। Produced means of production, that is capital. Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. ये मैं नहीं बताऊंगी, ये डेफिनेशन तुम लोगों को खुद मालूम होना चाहिए कि डेफिनेशन कौन दिया था। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये किसने दिया था। इफ़ एन आर्टिस्ट सिंग सॉन्ग्स फॉर अर्निंग मनी इट विल बी रिगार्डेड एज, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर गाना गा रहा है क्योंकि उसको कमाना है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन एक साधु है, 27 नंबर क्वेश्चन, इफ़ अ सेज इज एंगेज इन रिलीजियस राइट्स फॉर हिज ओन सैल्वेशन, एक सेज है, एक साधु है जो बहुत सारे कर्म कांड कर रहा है और वो अपने मुक्ति के लिए कर रहा है, तो इसमें कोई उसका ऐसा नहीं है कि इससे मुझे अपना रोजी रोटी चलाना है, ये बस उसके सेल्फ प्लेजर के लिए वो कर रहा है, देन दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सनलाइट, एयर, ये सारे फ्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं, है ना, ये मुफ्त में हमें मिला है। क्रॉप्स जो हमें मिलता है फ्रॉम सीड, इट रिप्रेजेंट्स आई डोंट नो, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, फिजिकल चेंज आई थिंक, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, मैं अटैच करके दे दूँगी। इन द वाइडर सेंस बाय लैंड वी मीन ऑल डैश रिसोर्सेज। सो लैंड जब हम लोग बोलते हैं तो लैंड से हमारा मतलब क्या होता है, लैंड से हमारे मतलब होता है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जब देखो हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योर लगता है, तुम लोग आर्गुमेंट दे सकते हो नहीं दीदी लैंड के अलावा कुछ मिनरल्स भी लगते हैं, कुछ ये सब भी लगते हैं। मैं बोल रही हूँ भाई लैंड मतलब जब मैं बोलती हूँ तो उसमें आने वाले सभी नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी लैंड से ही कहीं ना कहीं आ रहा है, उसको नेचर से ही कहीं ना कहीं आ रहा है, उसी को लैंड बोल रहे हैं। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड, द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, है ना, लैंड का साइज़ तो हम नहीं बढ़ा सकते, जितना ज़मीन पृथ्वी पे है उतना ही है ना, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। 32 डैश प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर जो है वो बेसिकली एफर्ट है, लेबर मेहनत है, और मेहनत सप्लाई करता है मेहनत करने वाला यानी लेबरर। कैपिटल हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय, क्या ये भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कैपिटल को ये डिस्क्रिप्शन कौन दिया था, ये भी मैं तुम लोगों को अटैच करके दे दूँगी। कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किसके वजह से होता है, मतलब किसके थ्रू होता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के वजह से होता है या फिर प्रॉफिट्स के थ्रू होता है। बट अगेन इस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई पूंजी से पूंजी बढ़ा, आज मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की, कल मेरा कमाई हुआ जिसके वजह से प्रॉफिट मिला, और उस प्रॉफिट की वजह से मैंने वापस अपनी पूंजी में 50,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। बट इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर अभी टॉप ऑफ द हेड याद नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट होना चाहिए या अक्यूमुलेशन होना चाहिए कैपिटल का, बट अगेन आई विल कंफर्म। डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन आर टेकन बाय, सो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस जो है वो फर्म लेता है ना, लेकिन दीदी सरकार भी तो ले सकता है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटिटी जो बोल सकते हो, जो चीज़, जो एंटिटी डिसीजन लेगा उसको हम फर्म बोलते हैं। ये फर्म सरकारी फर्म भी हो सकता है, ये फर्म प्राइवेट फर्म भी हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट्स, इफ द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट माने कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार घट रहा है तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कैसा होगा। तुम लोग को याद करो, मैं पीबी से जब पढ़ाई थी तो मैं ये चीज़ समझाई हूँ। तो कॉन्केव होगा, कन्वेक्स होगा, क्या होगा ये तुम लोग खुद यहाँ पे लिखोगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ। तुम लोग डायग्राम से रिलेट करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने लॉजिक दिया था, वहाँ पे क्या था पूरा का पूरा शेप, कन्वेक्स कॉन्केव दोनों में क्या होगा, दैट यू नीड टू राइट। एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशन वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1776। वेल्थ ऑफ नेशन पूरा बुक का नाम नहीं है, छोटा सा पार्ट है, पूरे बुक का नाम बड़ा है। An inquiry into the nature and causes of wealth of nations, 1776. The supporters of the view that like an individual a country can be rich by accumulating gold. Yes, ये बहुत important हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आता है कि लोग पहले ये भावते थे, ये समझते थे कि जैसे इंसान कब अमीर होता है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर ले,
उसी तरीके से अगर एक देश को तरक्की करना है, अगर एक देश रिच बनना चाहता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसको इकट्ठा करने के लिए चाहे वो उसको दूसरे देशों में जाके कब्ज़ा करना पड़े, लूटना पड़े, अपने ट्रेड से दूसरे देशों से फंड्स लेना पड़े, कुछ भी हो, इस सोच को मर्केंटलिज्म कहते हैं। MERCHANTI मर्केंटिलिज्म, हाँ, TILISM, मर्केंटिलिज्म। मार्शल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये इकोनॉमिक्स, ये मुझे ईयर याद नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये कब, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? तो अगेन एडिटिंग के दौरान मैं डाल दूँगी। Man has dash wants but dash resources. Man has unlimited wants but limited resources. The social institutions connected with production is, अब पता नहीं social institution जो production से connected है, firm होगा क्या? मतलब वो institution जो production करता है firm होना चाहिए, but again I'll confirm. Two main pillars of economics are, I don't know, two main pillars of economics माने क्या? I think बोलना चाह रहा है two main branches of economics, तो वो होना चाहिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन सेंटरिंग अराउंड, सो मैन सेंटरिंग अराउंड व्हाट, आई डोंट नो। इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन सेंटरिंग अराउंड, ये तो लंबा मुझे फ्रेज समझ में आ रहा है जो मार्शल ने यूज़ किया था, हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आई थिंक यही होना चाहिए, लेकिन एक ही ब्लैंक है और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एडिटिंग के दौरान आई विल पुट फॉरवर्ड। रॉबिन्स व्यू, ये तुम लोग खुद समझोगे कि रॉबिन्स का क्या व्यू था, इकोनॉमिक्स को उसने किस साइंस की तरह देखा, एंड नॉट एज सोशल साइंस। एडिटिंग के दौरान भी मैं डाल दूंगी, लेकिन अगेन ये तुमको मालूम होना चाहिए। डैश इज सच एन इनपुट विच हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ऐसा इनपुट जिसका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। दैट इज़ लैंड, लैंड का कोई प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं है ना, लैंड तो नेचर ने दिया है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, साइंस ऑफ वेल्थ बोला था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रू और फॉल्स और बाकी आगे के पोर्शंस को डिस्कस करेंगे।